गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ ईवीएस सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 पर, जो आपका 2 नंबर का टॉपिक है सजीव। तो अब मैंने पहले आपको ईवीएस का पर्यावरण जो पहला टॉपिक था उसको क्लियर कर दिया है। उसमें 2 वीडियो हमें बनाने पड़े, वो आपको दिए। और पहले ही टॉपिक के हमने आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसका भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। साथ ही साथ उन दोनों वीडियो का हमने आपको पीडीएफ बना करके, जो टेलीग्राम पर हमारा कैरियर प्लस के नाम से चैनल चलता है, टेलीग्राम पर भी वहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं। संबंधित छात्र जिसको आवश्यकता है वे टेलीग्राम पर जा कर के कैरियर प्लस को सब्सक्राइब करें और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस बिंदास सेशन की। तो आप सभी का सहयोग चाहिए मुझे, और सहयोग के रूप में आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने दोस्तों के पास चैनल वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को सीन कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को टर्न कर दीजिएगा एक बार, उसको टर्न करने के बाद आगे चलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से हम भेजते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये बात ये करेंगे कि सजीव नाम का जो चैप्टर है इसके अंदर हम आपको क्या क्या तैयार कराने वाले हैं। इसमें आएगा सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में इंद्रियां होती हैं, सभी सजीव गति करते हैं, सजीवों में प्रजनन होता है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों की मृत्यु होती है। अभ्यास प्रश्न भी इसमें आएंगे, बाकी सब चीज़ें नीचे आती ही रहती हैं। इस प्रकार से हम आपसे बात करने वाले हैं और मैं नीरज निमल आपसे मुखातिब हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ हमने अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं जैसे जानवर, वृक्ष, बस, कीड़े मकोड़े हैं, बादल, ट्रक, मतलब सब चीज़ें देखी होंगी, लेकिन उसमें सारी चीज़ें सजीव नहीं हो करती हैं। कुछ चीज़ें तो वहाँ पर सजीव होती हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पर निर्जीव होती हैं। अब सजीव कौन कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इसका पता करना होता है। सजीव वस्तुएं वे सजीव वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है। ठीक है, वे सजीव होते हैं। और बाकी सभी वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु वस्तुएं, जीव जंतु कहाँ से आ गया, पेड़ पौधे और बाकी ये सब चीज़ें निर्जीव हुआ करती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव या सजीव में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें सजीव हैं कि निर्जीव हैं। तो उसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। अब लक्षणों के बारे में हम डिस्कस करें तो चलिएगा। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पहचान हो जाती है कि जो भोजन करते हैं वे सभी सजीव होते हैं। ठीक, सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब जितने भी सजीव प्राणी होते हैं जगत में, उन सभी को भोजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। भोजन से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उनकी वृद्धि और शरीर में के अंदर होने वाली जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, भोजन के द्वारा सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है और जो उनकी जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक भी होता है। साथ ही साथ देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते और अपना भोजन वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब जो पौधे होते हैं वे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जो भी जीव जंतु हुआ करते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं, उनसे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है या उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे है, देखिए सभी सजीव श्वसन करते हैं। सबसे पहली बात, सभी सजीव भोजन करते हैं। और नंबर 2 हो जाता है पहचान इसकी, सभी सजीव श्वसन करते हैं। देखिए सभी सजीव, जो भी सजीव होते हैं उनके अंदर श्वसन प्रक्रिया होती है। वे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और श्वसन क्रिया भी करते हैं। सांस लेना ही श्वसन प्रक्रिया का एक भाग होता है। जो सांस लेते हैं ऐसे, ये श्वसन प्रक्रिया का एक भाग कहलाता है। ठीक है, जब जंतु सांस लेते हैं तब वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। सभी सजीव सांस के थ्रू अंदर को ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते समय पर वे कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को बाहर निकालते हैं। अब देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है या वयस्क मनुष्य होता है वो 15 से 18 नॉर्मल सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक है,
ये प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी सांस लेता है, तो आपको लिखना होगा वहाँ पर आंसर में 15 से 18। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, चलिएगा दोस्तों। आप लोग तैयारी यूपी टेट की कर रहे हैं और सुपर टेट की भी करेंगे, तो एक कोटेशन आपके सामने आ जाती है मुझे याद, कि जीतने का मज़ा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। दोस्तों ये 2 लाइनें हैं, बड़ी बिंदास हैं, उसके अंदर बहुत दम है। जीतने का मज़ा कब आता है, तब आता है जब सब लोग आपका हारने का इंतज़ार करें, तो उस जीत का अलग ही मज़ा होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सामने वाला जो बच्चा तैयारी करता ना, इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग सोचते रहते हैं। उस समय पर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं दोस्तों, उस क्रैक करने का अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लगे रहिएगा। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वह आपके सोचने का विषय नहीं है, वह विषय उन लोगों का है, और आपका विषय है आपको बिल्कुल आगे कंटिन्यू चलते रहना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती है, किसी में फास्ट होती है तो किसी में स्लो भी होती है। ठीक है, अब यहाँ थोड़े उदाहरण दिए हैं, कुछ जंतु दिए हैं, कुछ उनका श्वसन अंग दिए हैं। अब जैसे जंतु दिया है मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि। ये किससे श्वास लेते हैं, तो ये फेफड़ों से, फुफ्फुस से श्वास लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ भी जाता है कि सांप किस अंग के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, तो आपको लिखना होगा फेफड़ों के द्वारा। अब आ जाता है कि मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट किससे करते हैं, तो वे ट्रैकिया से करते हैं, वातक से करते हैं। राइट, कैंचुए के प्रश्न जरूर बनता है, कैंचुए के ऊपर इंपॉर्टेंट है। कैंचुआ श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा करता है, तो वह स्किन से श्वसन क्रिया करता है, त्वचा से अपनी श्वसन क्रिया करता है। राइट, मेंढक किससे करता है, फेफड़ों से, त्वचा से करता है। ऑक्टोपस और मछली, तो यहाँ पर ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट है, गिल से करती है, क्लोम से करा करती हैं। यहाँ डॉल्फिन, व्हेल दिया तो डॉल्फिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेफड़ों से करती है। मतलब ये प्रश्न इस प्रकार से दोस्तों बन जाते हैं। यहाँ इस स्लाइड से भी आपके सामने 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ईवीएस से रिलेटेड पहले टॉपिक के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट में लिंक भी दे रखा है। राइट, वहां जाकर के आप सभी वीडियो को सीन कर सकते हैं। दोस्तों एक जानकारी आपके लिए है कि आप जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको क्वेश्चंस दे करके तैयारी करा रहा हूं। आपके एग्ज़ाम से ये मेरा वादा है कि उससे पहले पहले मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। हर सब्जेक्ट के सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे चैनल पर, और उनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराते रहेंगे कंटिन्यू। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ की भी आवश्यकता है, तो आप टेस्ट सीरीज अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप परीक्षा नाम का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। वहाँ से जाकर के आप यूपी टेट की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा 50% के ऑफ पर जब आप मेरे यूज कोड करेंगे NKNIMAL50 को, NKNIMAL5050। अगर आप कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 50% की सीधी सीधी छूट मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज को ख़रीदने में। और कहाँ से आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को उठाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक नीचे दिया है, वहाँ जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मित्रों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, पत्तियों के द्वारा करते हैं। देखिए पत्तियों में उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो बहुत बारीक बारीक रंध्र होते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन पत्तों के द्वारा अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चलती है तो CO2 गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। कौन, पौधे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल कब होता है, ये आपको याद रखने की बात है या नोट डाउन करने की बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में वो केवल दिन में ही होता है, जबकि श्वसन क्रिया रात दिन होती रहती है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। ठीक, अब आगे बात कर ले, सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। हाँ बिल्कुल सच बात है, सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है।
अब देखिए उत्सर्जन क्यों होगा, जब हम भोजन प्राप्त करेंगे तो उत्सर्जन भी स्वाभाविक है, ठीक है ना। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। जब हमने भोजन लिया अपनी ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, तो उस भोजन से कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हानिकारक हमारे शरीर के लिए होते हैं सजीवों के, ये सजीव के शरीर से बाहर निकलने भी बहुत जरूरी होते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? सभी सजीव भोजन के रूप में, मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उस भोजन से कुछ उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं और वे अपशिष्ट पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को सजीव अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने की इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? मूत्र एवं मल के रूप में होता है। मोस्टली जो उत्सर्जन होता है वह मूत्र और मल के रूप में होता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क है। ये आपके लिए प्रश्न बनता है कि जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे वृक्क। ठीक है, जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। जो बॉडी के अंदर अपशिष्ट गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, तो श्वास प्रक्रिया के साथ में वे अपने अंदर से जहरीली गैसों को बाहर निकाल देते हैं। जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। अब देखिए, मनुष्य को पसीना बहुत आता है, तो ये जो स्वेद होता है ये भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है। हमारे शरीर से ये पदार्थ के द्वारा अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकालता है। पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। पौधों में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो पौधे अपशिष्ट पदार्थों को या तो श्राप के रूप में या फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि न पहुंचे। मतलब ऐसी जगह में शरीर के अंदर ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचे। आगे, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर से समझेंगे, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक, जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं, और जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसको क्या कहा जाता है? अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण समझ सकते हैं। जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाता है, मतलब सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी उद्दीपन हैं। गर्म वस्तु का, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना, ये सभी क्या हैं? अनुक्रियाएं होती हैं। हाथ पीछे खींचना, कॉकरोच का छिप जाना, मुंह में पानी आ जाना, ये सभी क्या होती हैं? अनुक्रियाएं हैं। ठीक है, अब आगे है कि सजीवों में इंद्रियां होती हैं। ये बात भी सही है कि सजीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं सजीवों में, और इन इंद्रियों के बारे में मैं आपसे कल बात करूंगा दोस्तों। तो अब आज हम यहीं पर रोकते हैं, शाम को बात करेंगे। आपको शाम को एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ठीक 7:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें मेरे साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा था तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी टेट सुपर टेट 2021 के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को सीन कर लें। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।